आज हम करेंगे द्विभाषा अथवा द्वितीय भाषा की अवधारणा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत और प्रमुख उद्देश्य, अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को हिंदी सीखने में बाधाएं। इस टॉपिक से पेपर्स में भी प्रश्न पूछे गए हैं। द्विभाषा अथवा द्वितीय भाषा की अवधारणा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव की गई, परंतु भारत के बहुभाषी स्वरूप और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में किसी एक भाषा को सर्वसम्मति से राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, परंतु आज भी अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जिनके आधार पर नागरिकों को हिंदी भाषा से परिचित कराने के प्रयास किए गए। भाषाई विभाजन। भारत को भाषाई आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। 1. क वर्ग, हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 2. ख वर्ग, हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़े राज्य जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। 3. ग वर्ग, अहिंदी भाषी राज्य जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। त्रिभाषा सूत्र 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल द्वारा प्रस्तावित और 1957 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी। 1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। 2. अंग्रेजी। 3. हिंदी अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्र में। इस सूत्र में बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली में हिंदी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रथम भाषा है। यहाँ के हिंदी माध्यम विद्यालयों में प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी है, जबकि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रथम भाषा अंग्रेजी और द्वितीय भाषा हिंदी है। भाषाओं की अवधारणाएं। प्रथम भाषा। बालक की प्रथम भाषा वह भाषा होती है जिसे वह अपने शिशुकाल में परिवेश में रहते हुए ही सीख लेता है। उदाहरण के लिए, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी के लिए हिंदी प्रथम भाषा है और कर्नाटक में रहने वाले विद्यार्थी के लिए कन्नड़। द्विभाषा अथवा द्वितीय भाषा। द्विभाषा या द्वितीय भाषा वह होती है जो बालक की प्रथम भाषा या मातृभाषा के काफी निकट होती है। उदाहरण के लिए, पंजाबी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं की वाक्य रचना, शब्द भंडार आदि हिंदी से मिलते जुलते हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बालक को हिंदी भाषा सुनने के अवसर मिलते हैं। तृतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा। तृतीय भाषा वह होती है जिसमें बालक नितांत अपरिचित होता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में रहने वाले बालक के लिए पंजाबी या हिंदी तृतीय भाषा है। इसी प्रकार रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा सिखाना एक चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है, परंतु इन चुनौतियों और कठिनाइयों को सरलता और सहजता के साथ दूर करके विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सिखाई जा सकती है। इसके लिए हिंदी शिक्षक को कुछ प्रमुख सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है, जो मानव विकास अध्ययन, सीखने की अवधारणाओं, द्वितीय विदेशी भाषा शिक्षण विधियों, भाषा विज्ञान और व्यवहारिक अध्ययन पर आधारित हों। यहाँ पर कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। 1. विद्यार्थियों में उत्साह बनाए रखना, कीपिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। विद्यार्थियों को हिंदी सीखने के प्रति उत्साहित बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कक्षा में खेल, कहानी सुनाना और हिंदी में संवाद के लिए रोचक गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। इससे विद्यार्थी रुचि के साथ हिंदी सीखेंगे और उनका उत्साह बढ़ेगा। 2. विद्यार्थियों की अवस्था के अनुरूप रोचक हिंदी सुनने पढ़ने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एज अप्रोप्रिएट एंड रिच इनपुट्स। विद्यार्थियों की उम्र और समझ के अनुसार हिंदी सुनने और पढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों के लिए कहानियां और कविताएं, जबकि बड़े बच्चों के लिए निबंध और उपन्यास पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। इससे वे भाषा को बेहतर समझ सकेंगे। 3. अर्जित ज्ञान के पुनः अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रेपिटिशन। हिंदी के अर्जित ज्ञान को पुनः अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी को विभिन्न अभ्यास पत्रक, वर्कशीट्स और हिंदी के छोटे छोटे परीक्षाओं के माध्यम से अभ्यास करवाया जा सकता है। इससे उनकी भाषा की पकड़ मजबूत होगी। 4. विद्यार्थियों को अपनी बोध क्षमता का प्रयोग करने व विकसित करने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू यूज एंड डेवलप देयर कॉग्निटिव कैपेसिटीज।
विद्यार्थियों को अपनी बोध क्षमता का प्रयोग करने और उसे विकसित करने के अवसर देने चाहिए। उदाहरण के लिए प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा और परियोजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सोचने और विचार व्यक्त करने के मौके दिए जा सकते हैं। इससे उनकी समझ और भाषा कौशल में सुधार होगा। 5. वास्तविक परिस्थितियों में हिंदी भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग द लैंग्वेज इन रियल सिचुएशंस। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूल के बाहर हिंदी में संवाद करना, बाजार में खरीदारी करना या हिंदी में नाटक प्रस्तुत करना। इससे वे हिंदी को जीवन में लागू करना सीखेंगे। 6. विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थी की भाषा प्रयोग संबंधी अपेक्षाओं को निर्धारित करना, कैलिब्रेटिंग द स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड आउटकम विद केयरफुली फॉर्मुलेटेड गोल्स। विद्यार्थियों की भाषा प्रयोग संबंधी अपेक्षाओं को विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को 1 महीने में 20 नए शब्द सीखने का लक्ष्य दिया जा सकता है और उसका परीक्षण किया जा सकता है। इससे उनका भाषा विकास मापा जा सकेगा और प्रगति का आकलन किया जा सकेगा। द्विभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। हिंदी को द्विभाषा के रूप में सिखाने के विभिन्न उद्देश्यों को समझना महत्वपूर्ण है। ये उद्देश्य केवल भाषा सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को भी लक्षित करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं जिनका हिंदी शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। 1. व्यावहारिक उद्देश्य, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। हिंदी को द्विभाषा के रूप में सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों को हिंदी में संवाद करने में सक्षम बनाना है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी दैनिक जीवन में हिंदी का उपयोग कर सके, जैसे कि बातचीत करना, पत्र लिखना और अन्य व्यावहारिक गतिविधियां। उदाहरण के लिए बाजार में खरीदारी करना, विद्यार्थी हिंदी में सामान खरीदने और बेचने की बातचीत कर सके। आवेदन पत्र लिखना, विद्यार्थी हिंदी में नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख सके। 2. सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल ऑब्जेक्टिव। हिंदी सीखने से विद्यार्थी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे उन्हें भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को जानने और अपनाने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए त्योहारों का महत्व। हिंदी के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न भारतीय त्योहारों और उनके महत्व को जान सकते हैं। लोक कथाएं। हिंदी में लोक कथाएं और कहानियां पढ़कर विद्यार्थी सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकते हैं। 3. साहित्यिक उद्देश्य, लिटरेरी ऑब्जेक्टिव। हिंदी सिखाने का एक उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थी हिंदी साहित्य का आनंद ले सके और उसकी गहराई को समझ सके। इससे उनकी साहित्यिक रुचि बढ़ती है और वे साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए कविताओं का आनंद। विद्यार्थी हिंदी कविताओं का आनंद ले सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। उपन्यास और कहानियाँ। हिंदी उपन्यास और कहानियाँ पढ़कर विद्यार्थी साहित्यिक दृष्टिकोण से समृद्ध हो सकते हैं। 4. भाषिक उद्देश्य, लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव। हिंदी सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी भाषा के व्याकरण, संरचना और शब्दावली को अच्छी तरह से समझ सकें। इससे वे भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए व्याकरण का ज्ञान। विद्यार्थी हिंदी व्याकरण के नियमों को समझ सके और उन्हें सही तरीके से प्रयोग कर सके। शब्दावली का विस्तार। विद्यार्थियों की हिंदी शब्दावली का विस्तार हो और वे नए शब्दों को सही तरीके से प्रयोग कर सकें। 5. राष्ट्रीय एवं सामाजिक उद्देश्य, नेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। हिंदी को द्विभाषा के रूप में सिखाने का एक उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थी भारतीय समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझ सकें। इससे उनमें राष्ट्रीयता और सामाजिकता की भावना विकसित होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय एकता। हिंदी सीखकर विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक सहयोग। हिंदी के माध्यम से विद्यार्थी समाज में सहयोग और सामंजस्य की भावना को समझ सकते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदी का शिक्षण न केवल भाषा की जानकारी प्रदान करता है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अहिंदी भाषी विद्यार्थियों को हिंदी सीखने में बाधाएं। भारत में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण कक्षा 4 से आरंभ किया जाता है, क्योंकि इस समय तक बालक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के स्वरूप से थोड़ा बहुत परिचित हो चुका होता है। फिर भी कुछ विद्यालयों में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का कार्य आरंभ कर दिया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 1. हिंदी के प्रयोग के कम अवसर मिलना।
अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग के अवसर सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन में हिंदी बोलने और सुनने के बहुत कम मौके मिलते हैं, जिससे वे हिंदी का अभ्यास नहीं कर पाते। 2. हिंदी के पूर्व ज्ञान के अभाव की समस्या। बालक को हिंदी भाषा का पूर्व ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, केरल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा एक नई और अपरिचित भाषा होती है, जिससे वे इसके व्याकरण और शब्दावली को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। 3. हिंदी ध्वनियों से अपरिचित। हिंदी की ध्वनियों को पहचानने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, बंगाली विद्यार्थियों को हिंदी के श, श और स ध्वनियों के बीच के अंतर को समझने में समस्या हो सकती है। 4. सहायक संकेतों का अभाव। हिंदी सीखने के लिए आवश्यक संकेतों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, मलयालम भाषी विद्यार्थी हिंदी के व्याकरणिक नियमों और वाक्य संरचना को समझने में सहायता देने वाले संकेतों से अपरिचित होते हैं। 5. अर्थबोध की समस्या। हिंदी शब्दों का सही अर्थ समझने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, कन्नड़ भाषी विद्यार्थियों को हिंदी के समानार्थक शब्दों के विभिन्न अर्थों को समझने में परेशानी हो सकती है। 6. श्रुत लेखन में समस्या। सुनी हुई बातें लिखने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, गुजराती विद्यार्थी जब हिंदी में कोई कहानी सुनते हैं तो उसे सही तरीके से लिखने में गलतियां कर सकते हैं। 7. हिंदी के अर्जित ज्ञान के अभ्यास का अभाव। हिंदी के ज्ञान का पर्याप्त अभ्यास नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मराठी विद्यार्थी स्कूल में तो हिंदी सीखते हैं, लेकिन घर और समाज में इसका प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे वे भूलने लगते हैं। 8. लिंग वचन के प्रयोग संबंधी बाधा। लिंग और वचन का सही प्रयोग नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, उर्दू भाषी विद्यार्थियों को हिंदी के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही प्रयोग करने में समस्या होती है। 9. रटने की प्रवृत्ति। समझने के बजाय रटने पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिया विद्यार्थी हिंदी के व्याकरणिक नियमों को समझने के बजाय रटने का प्रयास करते हैं, जिससे वे परीक्षाओं में सही उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। 10. उपयुक्त वातावरण का अभाव। हिंदी सीखने के लिए सही वातावरण नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, बंगाल में विद्यार्थियों को हिंदी बोलने और सुनने का वातावरण नहीं मिलता, जिससे वे हिंदी में संवाद करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस प्रकार, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने में इन बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षकों को विशेष ध्यान देना होगा और विद्यार्थियों को अधिक अभ्यास और प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स YouTube चैनल।